जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और कुछ अजीब भी। एक ऐसा दौर आया था क्रांतिकारी संगठन में, HSRA में, जब एक महान क्रांतिकारी को दूसरे कई बड़े क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी जान से मार देने की सोच रहे थे, योजना बना रहे थे और काफ़ी हद तक उस मामले में आगे भी बढ़ गए थे। भगत सिंह, उनका नाम सभी लोग जानते ही हैं। इसी क्रांतिकारी दल में इन्हीं के एक साथी थे भगवती चरण बोहरा। आप सबने नाम सुना होगा भगवती चरण बोहरा का। दुर्गा भाभी का तो निश्चित रूप से नाम सुना होगा। उनके पति थे भगवती चरण बोहरा। और ऐसे महान क्रांतिकारी जो महान तो थे ही, विद्वान भी थे, बहुत अधिक विद्वान और धनी भी थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति संगठन और अपने साथियों की मदद के लिए हमेशा कुर्बान किए रहा। वो अपनी जान हमेशा दांव पर लगाते रहे और आखिर शहीद भी हुए साथियों को ही बचाने के चक्कर में। उनकी पत्नी दुर्गा भाभी खुद की जान और अपने बच्चे की जान दांव पर लगा करके उन्होंने भगत सिंह को लाहौर से निकाला था, कोलकाता लेकर के गई थी सैंडर्स मर्डर के बाद। उसी महान क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की ये बात है जब उन्हें जान मारने के लिए, उन्हें जान से मार देने के लिए क्रांतिकारी लग गए थे। और इनमें खुद भगत सिंह भी थे जो भगवती चरण बोहरा की बहुत इज्जत किया करते थे। दरअसल एक ऐसा दौर आया जब भगवती चरण बोहरा के बारे में पूरे क्रांतिकारी दल में ये बात फैल गई कि वो खुफिया विभाग के आदमी हैं। अब ऐसी स्थिति बनी कि आदमी न तो उन पर पूरी तरह से कोई यकीन कर रहा था और ना ही इस बात पर किसी को यकीन हो रहा था कि भगवती चरण बोहरा खुफिया विभाग के आदमी हैं। अच्छा, भगवती चरण बोहरा गहरे रूप से जुड़े हुए थे क्रांतिकारी दल से। खास करके पंजाब में, लाहौर में नौजवान भारत सभा जो बनी हुई थी, उसके प्रमुख व्यक्ति थे भगवती चरण बोहरा। इस हिसाब से वो लगभग सभी वैसे व्यक्ति से जिनका क्रांतिकारी कार्यों में दिलचस्पी थी, जिनका कुछ लेना देना था, कहीं से जो लोग जुड़े हुए थे, सबसे परिचय था और सबके पास, सबके बारे में पूरी जानकारी थी भगवती चरण बोहरा के पास। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे ही ये बात फैली कि भगवती चरण बोहरा खुफिया विभाग के आदमी हैं, तो उन पर लोगों का भरोसा थोड़ा सा कम हो गया। उनसे मिलने से लोग कतराने लगे और हर कोई अब कुछ भी काम करने लगा तो थोड़ा सा बच करके, चूँकि सबकी नज़र थी भगवती चरण बोहरा पर और भगवती चरण बोहरा सबको जान रहे हैं, तो सबको ये डर लगता था कि कुछ भी करेंगे तो भगवती चरण बोहरा को पता चल जाएगा और वो बता देंगे सरकार को और फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। परिणाम ये हुआ कि पंजाब में संगठन का काम बहुत धीमा पड़ने लगा। नौजवान भारत सभा का भी काम लगभग शिथिल पड़ गया। भगत सिंह, सुखदेव या इस तरह के जो सक्रिय क्रांतिकारी थे वो बहुत अकबका गए कि अब क्या करें, काम सब ठप पड़ रहा है। भगत सिंह ने तब ऐसी स्थिति में फैसला किया कि अगर भगवती चरण बोहरा के कारण ही दल का काम ठप पड़ रहा है, काम रुका हुआ है या आगे नहीं हम लोग विस्तार कर पा रहे हैं, कुछ नई योजना नहीं बना पा रहे हैं, तो क्यों नहीं भगवती चरण बोहरा को ही मार दिया जाए। एक आदमी के चलते क्यों सारा काम रुका रहे। और ये अपने विचार, अपने मन की बात उन्होंने एक दो साथियों के साथ भी रखी और एक दिन सचमुच पिस्तौल लेकर के पहुंच गए भगवती चरण बोहरा के घर। लेकिन भगवती चरण बोहरा ने उनका स्वागत किया, उन्हें बिठाया और नॉर्मल ढंग से वो बात करने लगे। चूंकि ये बात पूरी तरह से अफवाह थी, इसमें 1% भी कहीं सच्चाई नहीं थी। भगवती चरण बोहरा बिल्कुल पाक साफ आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत अच्छे क्रांतिकारी भी थे, उतने ही बड़े बुद्धिजीवी भी थे। उन्होंने ही नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र लिखा था, फिर HSRA का घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया, बम का दर्शन भी उन्होंने ही जो पहला ड्राफ्ट था इसका तैयार किया था। तो उतने बौद्धिक थे और पूरी तरह से समर्पित थे।
अब भगत सिंह द्वंद्व की स्थिति में आ गए, मारें छोड़ दें, अगर सही हुए, अगर सचमुच ये खुफिया विभाग के आदमी हैं तो मारना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं हुए तो फिर इनकी हत्या करना भी सही नहीं है। हमेशा इन्होंने हर तरह से मदद की है, संगठन की भी, सभी साथियों की भी जिस तरह से ज़रूरत पड़ी। क्योंकि भगवती चरण वोहरा बहुत अधिक अमीर आदमी भी थे, उनके पास बहुत संपत्ति भी थी, पुश्तैनी संपत्ति काफ़ी थी। तो अब फिर भगत सिंह वहाँ अंतर्द्वंद में पड़ करके लौट आते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं। फिर क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई, जो लाहौर के क्रांतिकारी थे। भगत सिंह इनको, भगवती चरण वोहरा को किसी काम का बहाना करके ले गए उनके घर से दूर, एक जगह है सांडा, और भगवती चरण का वोहरा का घर था लाहौर में, जो वो ग्वाल मंडी में। सुखदेव पहुंचे यशपाल के पास और उन्होंने कहा यशपाल से कि सुनो, भगत सिंह भगवती चरण को लेकर के गया हुआ है सांडा, अभी काफ़ी देर लगेगी दोनों को वहां जाने और फिर वहां से लौटने में। इस बीच तुम्हारा जो काम है कि तुम जाओ भगवती चरण के घर पर और सारे दस्तावेज को, जो कुछ भी जहां कहीं भी लग सकता है कि कुछ मिले, कोई सबूत, कोई प्रमाण, उसे तलाशने की कोशिश करो। यशपाल को उस समय जुकाम थी और जुकाम की जड़ी बूटी वो एक हकीम के यहाँ से लेकर के लौट रहे थे पुड़िया में। वो जड़ी बूटी ऐसी थी कि उसको कूट करके और फिर उसका काढ़ा बना करके पीना था। तो वो यशपाल उसी स्थिति में पहुँचते हैं भगवती चरण वोहरा के घर। भगवती चरण वोहरा तो गए हुए थे भगत सिंह के साथ। दरवाज़ा खटखटाते हैं, ऊपर से दुर्गा भाभी खिड़की से देखती है कौन है, पूछती है, तो ये अपना चेहरा दिखाते हैं, तो आ करके दरवाज़ा खोलती है। उस समय दुर्गा भाभी रोटी बना रही थी, तो बोलती हैं कि आओ बैठो, तुम्हारे भैया तो गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में लौटेंगे ही, तुम भी रोटी खा लेना, बताओ क्या स्थिति है, क्या हालचाल है। तो वो सब कुछ थोड़ी सी मामूली औपचारिक बातचीत होती है कि हाँ हालचाल तो बढ़िया है, ठीक है, भगवती भाई से बतियाने आए थे, कुछ काम था उनसे। तो इतनी देर में दुर्गा भाभी को महसूस होता है कि इसको जुकाम है यशपाल को। तो वो कहती है कि ऐसा करो कि तुम वो जड़ी बूटी की पुड़िया लेकर के आओ हकीम के पास से, मैं उसको कूट पीट करके और काढ़ा तैयार कर देती हूँ, पी लेना। तो यशपाल चूंकि लेकर के आए थे, वो अपने पॉकेट से निकालते हैं, पुड़िया दे देते हैं। दुर्गा भाभी वो ले करके, और ऊपर खाना बनाने का व्यवस्था थी, ऊपर जो रसोई था, रसोई घर उनका था वो ऊपर था, तो वो सीढ़ी से ऊपर जाने लगती है। यशपाल कान लगा करके सुनते हैं। जब कूटने की आवाज़ आने लगती है तो यशपाल भगवती चरण के रूम में थे ही, वही रूम उन लोगों का मिलने जुलने का वही कमरा, वो जगह थी। कुंडी लगा देते हैं यशपाल उस रूम में और तेजी से हर कागज की तलाशी शुरू कर देते हैं। जितना जो कुछ भी तलाश सकते थे सब कुछ तलाश रहे हैं, हर कागज को बारीकी से देखने, लेकिन ना कुछ मिलना था ना कुछ मिला। काफ़ी देर तक ही जितना तलाश सकते थे। ऊपर तब तक काढ़ा वो कूट पीट करके तैयार करती दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी काढ़ा तैयार करके ले करके आने लगती हैं। जब आवाज़ आती है आने की उनकी, तो यशपाल तुरंत कुंडी खोल देते हैं ताकि शक न हो कि यहाँ हम लोग कुछ जांच पड़ताल कर रहे थे, और फिर काढ़ा पी करके लौट जाते हैं। सुखदेव को बताते हैं कि भाई हमको तो कुछ नहीं मिला। अब और भी सबका दिमाग चकराया हुआ है, कुछ मिल नहीं रहा है। और ये अफवाह ऐसे आदमी के द्वारा फैलाई गई थी जिसका सभी लोग काफ़ी भरोसा करते थे और काफ़ी सब लोग सम्मान करते थे। वो आदमी काफ़ी सम्मानित थे, श्रद्धेय थे क्रांतिकारी दल में। लेकिन इस अफवाह से कितना नुकसान हो रहा था और किस तरह से लोग भाग रहे थे भगवती चरण वोहरा से, इसका आप अनुमान लगाइए घटना से। काकोरी एक्शन के बाद उससे जुड़े हुए सभी अभियुक्त, सभी क्रांतिकारी फरार थे। ऐसी स्थिति में अशफाक उल्लाह को किसी ने सलाह दी कि आप चले जाइए लाहौर में, भगवती चरण के कई मकान हैं लाहौर में, वहीं आप कहीं रह लीजिए या फिर उनसे पैसे ले लीजिएगा, उनके पास पैसे भी हैं और वो आपकी मदद करने में सक्षम हैं, और आप कहीं और जाकर के अंडरग्राउंड हो जाइए। लेकिन अशफाक उल्लाह के पास भी ये बात पहुंची हुई थी कि भगवती चरण वोहरा खुफिया विभाग के आदमी हैं, वो उन्हें लगा कि जाने पर कहीं पकड़वा न दें, इसलिए वो नहीं गए और फिर दूसरी जगह आखिर दिल्ली से वो उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन आप अनुमान लगाइए कि भगवती चरण वोहरा से किस तरह से सभी लोग भाग रहे थे। भगवती चरण वोहरा के बारे में ये अफवाह किसने फैलाई और क्यों आखिर ये अफवाह फैलाई, किस आधार पर, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।